नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं हम लोग, और आज हम बात करेंगे आतंकवाद और उसके रंगों की, क्योंकि आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता, मजहब नहीं होता, ऐसा हम सब कहते हैं, लेकिन अक्सर आतंकवाद के साथ या तो भगवा आतंक या इस्लामिक आतंक जो है वो जोड़ दिया जाता है। यानी धर्म नहीं होता कहने के बावजूद आतंकवाद धर्म के नाम पर फैल रहा है, और इसलिए ये बातें सामने आती हैं क्योंकि आतंक या टेरर को हम अलग अलग रंगों में बांटने लग गए हैं। मसलन सैफरन टेरर या भगवा टेरर बनाम इस्लामिक टेरर। पी चिदम्बरम ने 2010 में सैफरन टेरर शब्द का इस्तेमाल किया था और उसके बाद से ये प्रचलित हो गया। उसके बाद से इस पर बहस हुई कि क्या कोई हिंदू आतंकवाद भी है, क्या कोई भगवा आतंकवाद है भी या नहीं है, क्योंकि जो इस्लाम के नाम पे आतंक है, इस्लामिक टेरर, वो इस बुरी तरह से दुनिया भर में फैला है कि उसके मुकाबले ये बहुत कम है। और इस्लाम के नाम पे आतंक जो है वो दुनिया में बहुत फैला है। बावजूद इसके सवाल ये बनता है कि क्या हिंदू होने के नाते या हिंदुइज्म के नाम पे भी क्या आतंक फैलाया जा रहा है। और हम ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र ATS ने फिर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जो ऐसे जिसे हम कहते हैं कि राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, और उनके पास से बरामद की गई हैं क्रूड बम या जलाटिन की छड़ें, और कहा गया है कि ये प्लॉट जो था वो मुंबई, पुणे, सतारा, सोलापुर में हमला करने का था। वैभव राउत हैं जो हिंदू गोवंश रक्षा समिति से जुड़े हैं, सनातन संस्था से भी शायद उसका संबंध है। और सनातन संस्था वो संस्था है जो कथित तौर पर नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पंसारे और MM कालबुर्गी की हत्या से जुड़ी है, और साथ ही गौरी लंकेश। अब ये ऐसा कहा गया है। कई और मामले हैं जिसमें भगवा आतंक की बात सामने आई है, जैसे कि अजमेर दरगाह ब्लास्ट है, मालेगांव ब्लास्ट है। हालांकि अलग बात है कि उसमें ज़्यादातर जो आरोपी थे उनका नाम इससे साफ हो गया है। तो इसी वजह से इस पर हम बात करना आज चाहते हैं कि क्या ये भगवा आतंक बनाम इस्लामिक आतंक के नज़रिए से या चश्मे से आतंकवाद को देखना चाहिए, क्या आतंक का कोई मजहब होना चाहिए। हमारे साथ बातचीत के लिए यहाँ मौजूद हैं वैभव अग्रवाल जो BJP के नेता हैं, संदीप महापात्रा RSS के जानकार, आलोक शर्मा कांग्रेस के नेता, विनोद अग्निहोत्री कंसल्टिंग एडिटर अमर उजाला से, और धर्मराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से, वो वकील हैं। वैभव राउत, शरद कलास्कर और सुधानवा घोंडालकर के ये तीनों वो लोग हैं जिन्हें महाराष्ट्र ATS ने गिरफ्तार किया है। धर्मराज जी, आप उनके वकील हैं, मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ। मैंने पढ़ा कि आपने कहीं कहा है कि ये उसी तरह का मामला है जब इनको एक तरह से फ्रेम किया गया है, और हो सकता है कि ATS की तरफ से ही इनके घरों में ये सबूत डाल दिए गए हों जो RDX इनके घरों से मिला है। तो क्या आपको ये लग रहा है कि इनको पूरी तरह से फ्रेम किया गया है? बिल्कुल। ATS और मुंबई ATS का जो ये एफर्ट है, ये हिंदू एक्टिविस्ट और इस पर्टिकुलर केस में इन तीनों को फॉल्सली इम्प्लीकेट करने का प्रयास है। उसके पीछे कई पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे मैं बात कह सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ATS मुंबई ने कोर्ट में 10 अगस्त को ये स्टैंड लिया कि दोपहर में 10 अगस्त को 3 बजे के आसपास उन्होंने FIR रजिस्टर्ड की और उनको अरेस्ट किया, और उससे पहले का उनके घर से सर्च बताया गया है, सीजर बताया गया है। तो एक क्वेश्चन ये उठता है कि बगैर FIR रजिस्टर किए, FIR रजिस्ट्रेशन करने से पहले अगर सर्च सीजर किया गया उनके घर पे बगैर मजिस्ट्रेट से वारंट्स के, सेकंड थिंग 10 अगस्त को हमने कोर्ट को रिक्वेस्ट किया, कोर्ट से स्पेसिफिक परमिशन ली 2 बातों की कि अक्यूज्ड के सिग्नेचर हमको वकालतनामे पे लेने दिया जाए, सेकेंडली हमको पुलिस कस्टडी के दौरान डेली बेसिस पे अक्यूज से बातचीत करने का मौका दिया जाए। इन दोनों पे कोर्ट ने हमको परमिशन दिया, हमको अलाउ किया। उसके बाद में जस्ट कोर्ट रूम के बाहर जब मैं खुद वकालतनामे पे सिग्नेचर ले रहा था तो ATS ऑफिसर्स कोर्ट की स्पेसिफिक परमिशन होने के बाद में वकालतनामे पे साइन लेने नहीं दे रहे थे। देर आफ्टर उसके बाद में मेरे को जज को कंप्लेंट करना पड़ा। उसके बाद में APP को जो ATS के वकील हैं उनको कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी, तब जाके उन्होंने वकालतनामे पे साइन लेने दिया। तीसरी बात, कल भी मतलब कोर्ट का स्पेसिफिक परमिशन था कि हमको अक्यूज से मिलने दिया जाए डेली बेसिस पे। कल एंटायर डे हम ATS को फॉलो करते रहे, भोईवाड़ा लॉकअप पे गए, लेकिन हमको अक्यूज से मिलने नहीं दिया गया। एक बात बताइए, आपको क्यों लग रहा है कि ATS किसी नहीं, ATS किस लिए इस तरह का काम कर रही है? क्योंकि नहीं, अगर आप इसके वही उसी पॉइंट पे, क्या पॉलिटिकल नियत है इसके पीछे? क्योंकि महाराष्ट्र में भी सरकार ऐसा नहीं कि विपक्ष की है, तो आपको क्या लगता है ATS की नियत इस तरह की क्यों होगी? नहीं, मैं अपना पॉइंट वही मेक आउट करना चाह रहा हूं
कि अगर एटीएस मैलाफिडे एक्ट नहीं कर रही है, अगर एटीएस मलिशियसली एक्ट नहीं कर रही है, तो क्या कारण है एटीएस के पास में कि वो ये सब लीगल जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, जो कोर्ट की परमिशन है, उन सबको वायलेट कर रही है। ठीक है, तो डेफिनेटली वापस आपके पास आऊंगी। आप कह रहे हैं कि मैलाफाइड इंटेंशन है। आलोक शर्मा कांग्रेस के नेता है। अब एक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जहां ये बात उठ रही है कि अब इसको क्या कहा जाए, हिंदू आतंकवाद ये है या कि नहीं, और उसके पहले अब ये सवाल उठ रहा है कि ये गिरफ्तारी ही गलत है, ये इंटेंशन, नियत ही गलत है एटीएस की। देखिए, मैं समझता हूँ अभी जांच जारी है। एटीएस के ऊपर सवाल उठाना एक वकील का काम है, स्वाभाविक है, लेकिन जिस तरह का असला मिला है और भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर सरकार है और उनके वकील स्वयं कह रहे हैं कि वो हिंदू एक्टिविस्ट हैं, तो कहीं ना कहीं जो संस्थाएं हैं इस तरह की जो कट्टरवाद की तरफ बढ़ रही हैं, वो किसी भी धर्म से जुड़ी हों, वो कहीं ना कहीं आतंक की तरफ बढ़ रही हैं। आतंकवाद से उनके कहीं ना कहीं रिलेशंस हैं। जहाँ तक बात है कि आतंकवाद का कोई रंग है, मजहब है, बार बार कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई रंग नहीं है, लेकिन गौडसे क्या हिंदू नहीं था? क्या पंजाब में जो आतंकवाद हुआ वो सिख लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं थे? क्या जो नक्सलिज्म है वो आतंकवाद नहीं है? क्या उसमें सभी जातियों के लोग, क्या धर्मों के लोग नहीं हैं उसके अंदर? क्या जो नॉर्थ ईस्ट में बोडो नागा मूवमेंट रही है जिसमें आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, उसमें सभी जाति और धर्मों से लोग नहीं रहे? वकील का एक काम है, वो वकील अपना काम कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि जो लोग, जिन लोगों ने कहा हिंदू आतंकवाद है, जिस अधिकारी ने पूरी तरह से उन लोगों को समझौता एक्सप्रेस में और तमाम केसेस में फ्रेम किया, आज वो मंत्री है भारतीय जनता पार्टी में। हम जानना चाहते हैं कि एक ही पैटर्न पे उस तरह के सब लोगों को जो एक्टिविस्ट रहे, किसी संस्था के साथ जुड़े रहे, कर्नल पुरोहित हो, असीम आनंद हो, समझौता एक्सप्रेस हो, मालेगांव हो, अजमेर हो, उनको एक ही पैटर्न पर क्यों छोड़ा गया? ये सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट छोड़े जाने पे सवाल उठा रहे हैं अभी भी, क्योंकि कोर्ट से छोड़ा गया है। अगर उनके खिलाफ सबूत नहीं, देखिए सबूत अगर नहीं दिए गए, हम जानना चाहते हैं समझौता एक्सप्रेस में अगर एक अंतिम बात कहना चाहूंगा, जो आप सवाल पूछ रहे हैं वो बहुत लोगों के मन में सवाल है कि एक पैटर्न दिख रहा है, एक सिलसिला कि एक एक करके तमाम लोग, जहां पर भी भगवा आतंकवाद की बात थी, इस मौजूदा सरकार में एक एक करके लोग छूट गए हैं। देखिए, भगवा रंग जो है नगमा जी, वो हमारे फ्लैग में भी है, जो कि यहाँ पे दिखता है। तो क्या हमारे फ्लैग में आतंकवाद की बू आ रही है? मतलब क्या कांग्रेस ये प्रश्न करना चाहती है? क्या कांग्रेस ये कहती है, कि 100 करोड़ हिंदू, क्या कांग्रेस ये कहती है कि 100 करोड़ हिंदू किसी हिंदू के पकड़े जाने की वजह से 100 करोड़ हिंदू टेररिस्ट हो गए? क्या कांग्रेस ये कहती है कि बॉलीवुड में स्वरा भास्कर हिंदू होके जब आर्मी को गाली देती है तो वो क्या हिंदू टेररिस्ट कहलाना चाहती है? मैं इसको बिल्कुल मानती हूं कि एक आदमी के पकड़े जाने से सारे लोग आतंकवादी नहीं होते, पर इसी को अगर आप दूसरे धर्म पर लागू करें फिर तो इस्लामिक आतंकवाद का नाम देना भी गलत होगा। मेरे हिसाब से जायज है। इस्लामिक आतंकवाद जो शब्द है या जो शब्दावली है, उसका जो जन्म हुआ है केवल और केवल मात्र किसी व्यक्ति विशेष, हो पी चिदम्बरम हो या कांग्रेस के सिंधे हो, ऐसे व्यक्ति ने कभी सुबह उठ के कहा कि भाई आज से सैफरन टेरर की बात करेंगे, ऐसा नहीं हुआ। पिछले 25 वर्षों का कालखंड आप देखिए और पूरे विश्व भर का कालखंड देखिए, वो चाहे 2001 में जो अटैक हुआ था यूएस में, उसके बाद आप देखिए मिडिल ईस्ट में क्या हुआ है, आज के समय में आप यूरोप में देखिए क्या हुआ है, और केवल एक धर्म विशेष के नाते ये हो रहा है और जिहाद शब्द का उसका उपयोग किया जा रहा है। और उसमें अगर कोई कहता है कि उसमें इस्लामिक टेररिज्म का शब्द का उपयोग नहीं होना, तो वो व्यक्ति सरासर गलत है। पिछले 25 वर्षों का जो इतिहास, जो कालखंड रहा है, उसको कहीं ना कहीं नेगेट कर रहा है। दूसरा जो मेरा पॉइंट है, बहुत ही छोटा पॉइंट है, इस देश की विडंबना आप देखिए, एक आतंकवादी पकड़ा जाता है मुंबई बम ब्लास्ट में, उसका ट्रायल होता है, सुप्रीम कोर्ट रात के 2 बजे खुलती है और सुप्रीम कोर्ट न्याय देती है कि ना इसका फांसी दंड होना तय है, इसको फांसी दंड मिलना चाहिए, परंतु उसको बचाने के लिए जद्दोजहद होती है। और वो जब उसको फांसी दे दिया जाता है, यहाँ के जो मीडिया है वो कहता है कि दे हैंग याकूब मेनन। तो किस तरह के हम नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं? एक आपके पास पूरा स्पष्ट है कि पिछले 25 वर्षों में और भारतवर्ष भी उसका शिकार हुआ है, और वो इस्लाम के नाम पे हो रहा है, तो निश्चित तौर पे वो इस्लामिक टेररिज्म कहा जाना चाहिए। आतंकवाद कहना सही है, पर अगर हिंदुत्व के नाम पे होगा तो क्या हिंदुत्व के नाम पर आतंकवाद या हिंदू आतंकवाद कहना भी सही है, या आने वाले दिनों में ऐसा कुछ हो सकता है? अच्छा प्रश्न पूछा है नगमा जी, आपका मैं धन्यवाद दूंगा। हिंदू आतंकवाद या सैफरन टेररिज्म या भगवा आतंकवाद जी, उसका उत्पन्न कब से हुआ? 2010 में आप ही ने कहा, आपके इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट पी चिदम्बरम जी ने कहा, जो बॉम्ब ब्लास्ट के केसेस हैं, 7 केसेस ऐसे हुए थे, अजमेर कह लीजिए, वो चाहे मालेगांव कह लीजिए, मक्का मस्जिद कह लीजिए, और 2 केसेस समझौता एक्सप्रेस और एक मुरासान, जिसमें सब में लोग छूटते गए। अब सुन लीजिए मेरी बात को,
2006 से 2008 के बीच में ये घटनाएं हुई, ये वारदातें हुई। 2011 तक बहुत सारे केसेस में सीबीआई था, उसके बाद एनआईए ने टेक ओवर किया। एनआईए ने जब टेक ओवर किया, वो चाहे कर्नल पुरोहित हो, चाहे प्रज्ञा ठाकुर हो, ऐसे लोगों को गिरफ्तारियां की गई। मेरा केवल और केवल मात्र एक प्रश्न है कि 2006 से लेकर 2014 तक कौन सी सरकार थी? अगर आप ये अगर प्रूव करना चाहते थे कि सैफ्रन टेररिज्म इस देश में है, 8 साल का समय आपके पास था, आपने प्रूव नहीं कर पाए क्योंकि आपके पास कोई तथ्य ही नहीं थे। और आज 2018 में जब मक्का मस्जिद की ब्लास्ट के समय एक और भी किताब आई थी, आरवीएस मनी ने एक किताब लिखा है हाँ, कि सैफ्रन टेररिज्म को किस तरह से मैन्युफैक्चर किया गया है। आरवीएस मनी तथ्यों के आधार पे अंडर सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, उन्होंने ये बात कहा है कि भगवा आतंकवाद है ही नहीं, या हिंदू आतंकवाद है ही नहीं, और हिंदू आतंकवाद है या नहीं है उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। छोटा सा एक सेकंड, आज के समय में जो तथ्यावली आपके साथ मैं वही पूछ रही हूँ, एक सवाल इस पर बहस करनी चाहिए कि क्या इसकी शुरुआत हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो फिर इस तरह के संस्थानों से जुड़े, बहुत छोटा सवाल है, इस तरह के संस्थानों से जुड़े जो गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या उसको आप खारिज कर देंगे? किस नाम पे, किस पे कर रही है? वही नगमा जी, मैं फिर से पुनः अपने बात पे लौटूंगा। गिरफ्तारियां हुई है, अभी तक कोर्ट के कोई कन्विक्शन नहीं आया। विडंबना ये देखिए, कोर्ट के कन्विक्शन सुप्रीम कोर्ट के तक के ऑर्डर आता है, वहां पे भी लोग वहां पे सपोर्ट करने पहुंच जाते हैं कि आतंकवादी नहीं है, और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुआ है तो आपने कह दिया कि हिंदू आतंकवाद, तो कहाँ की मतलब सुनिए, मैंने अग्निहोत्री साहब आप बताइए विनोद जी कि क्या सिर्फ गिरफ्तारी के ऊपर इस बात का पर हल्ला करना जायज है कि हिंदू आतंकवाद है? कहना इनका कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि जी बात सही है कि जब कोई गिरफ्तारी होती है तो खाली गिरफ्तारी के आधार पर हल्ला नहीं करना चाहिए, लेकिन ये पैमाना सब पर लागू होना चाहिए। ये सिलेक्टिव पैमाना नहीं होना चाहिए कि अगर मुंबई एटीएस ने गिरफ्तार किया 3 लोगों को तो उसके आधार पर हिंदू आतंकवाद नहीं कहना चाहिए। मैं सहमत हूँ, लेकिन इसी आधार पर अगर अक्षरधाम में लोग पकड़े जाएं और बाद में सुप्रीम कोर्ट से छूटें तो उनको भी आतंकवादी नहीं कहना चाहिए। ये पैमाना सब पर लागू होना चाहिए, पैमाना सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। नंबर 1 मिनट। दूसरी बात यह है कि हिंदू आतंकवाद शब्द जो है, ये हिंदू आतंकवाद शब्द निश्चित रूप से चिदम्बरम जी या सुशील कुमार शिंदे या आर.के. सिंह जो इस वक्त मंत्री हैं बीजेपी सरकार में, उस वक्त होम सेक्रेटरी थे, आलोक जी ने तो नाम नहीं लिया, लेकिन मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि हम लोग कवर करते थे एक जर्नलिस्ट के रूप में। और मैं आपको बताऊं कि जब ये अजमेर दरगाह वाला जब विस्फोट हुआ था, उस वक्त मैं आउटलुक में था और मैं इंटेलिजेंस की रिपोर्टिंग भी करता था। उस वक्त इंटेलिजेंस के एक अफसर ने कहा था कि हम लोगों को कुछ लीड मिल रही है कि इसमें कुछ ऐसे संगठन शामिल हो सकते हैं जो हिंदूवादी हो सकते हैं, कुछ उनका जो है उस तरह की। फिर उन्होंने महाराष्ट्र में कहीं किसी एक पूर्व सेना अधिकारी का भी जिक्र किया, बाद में चीज़ें सामने भी आई जब कर्नल पुरोहित की गिरफ्तारी हुई और वो सारी चीज़ें हुई। उसके बाद मुझे तो आश्चर्य ये होता है हमारी एजेंसियों पर कि वही एजेंसी जब यूपीए की सरकार होती है तो उन लोगों को गिरफ्तार करती है, सीबीआई और एनआईए, और वही जब एनडीए की सरकार आती है तो उनको छोड़ देती है। तो एजेंसी तब सही थी या अब सही है? मतलब छोड़ देती है या उनके खिलाफ सबूत नहीं मिलते उसको? तो मेरी ये समझ में नहीं आता, अगर तब गलत थी, अगर तब एजेंसीज ने गलत पकड़ा तो इसकी क्या गारंटी है कि जब बाद में सुप्रीम कोर्ट अदालत में उन्होंने सबूत नहीं पेश किए तब सही था? हाँ। तो ये कहीं ना कहीं एजेंसियों की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़ा होता है। आज जो लोग पकड़े गए हैं एटीएस के, कल को मान लीजिए वो छूट जाते हैं तो निश्चित रूप से एटीएस की विश्वसनीयता पर सवाल उठेगा। पहले के केसेस में देखा गया है, अगर सरकारें ऐसी ही बनी रहेंगी तो हो सकता है कि वो छूट जाएं, क्योंकि बाकी जितने भी केसेस हैं वहां पर लोग छूटे हैं। मैं पूछना एक चीज मैं पूछना और चाहती हूँ कि ये हिंदू गौवंश रक्षा समिति जिससे जुड़े हैं, सनातन संस्था जो है, वो आखिर क्या है? उनको क्या माना जाए? वो किस तरह की वो हिंदूवादी संगठन है? पर अगर ये लोग इससे जुड़े हैं और गो रक्षा एक तरह से वो कर रहे थे और बड़े अग्रेसिव किस्म से, कम जो राउत साहब हैं, वैभव राउत, बड़े अग्रेसिव तरह से वो गोरक्षा करते थे, पर अब उनके यहाँ से जेलेटिन की छड़ें या बम और ये सब बरामद होना, वो क्या दिखाता है कि थोड़ा सा अगर अतीत में जाए, जब पंजाब में आतंकवाद था, खालिस्तानी आतंकवाद, तो तमाम खालिस्तानी जो है वो मारे जाते थे और उनके भोग में शामिल कौन होते थे? बड़े बड़े अकाली नेता उनके भोग में शामिल होते थे जाकर के, उनके लिए बाकायदा वो धरने देते थे। तो कहीं ना कहीं उनकी सहानुभूति तो उनके साथ होती थी, हालांकि टेक्निकली वो अलग रहते थे उनसे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा कहने का मतलब है, ये जो संगठन दावा करते हैं, चाहे वो सनातन संस्था के लोग हों या अभिनव भारत के लोग हों या और हैं, वो अपने को हिंदुत्ववादी ज़्यादा मानते हैं। बल्कि वो तो इतना हिंदुत्ववादी मानते हैं कि जो हमारी हिंदुत्ववादी पार्टियाँ हैं या हिंदुत्ववादी संगठन हैं जो जिसके प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो इनको भी हिंदुत्ववादी नहीं मानते, कई बार उतने आगे पड़ जाते हैं वो। तो अब ये तो तय करना है हिंदुत्ववादी जो अमरीला है, छाता है, कि वो उनको अपना मानते कि नहीं मानते। पहले ये तय करें कि सनातन संस्था को अपना मानते कि नहीं मानते।
गोवंश रक्षा समिति है, सनातन संस्था है, शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान, ये तमाम वो क्या संस्थाएं हैं? देखिए, उन संस्थाओं के बारे में अगर आप देखेंगे, सनातन संस्था जो आप बात कर रहे हैं उसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो काफ़ी सारे सोशल वर्क भी कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे उनको डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मेरा केवल मात्र एक जो काउंटर आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि केवल और केवल मात्र कुछ असला निकला किसी से, उससे कारण क्या वो आतंकवादी घोषित हो सकता है क्या? अगर मैं इस लॉजिक को आगे लेके जाता हूँ, नगमा जी आप बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, अभी अभी चुनाव कंप्लीट हुए थे वेस्ट बंगाल में, पंचायत इलेक्शंस में, और वहाँ पे कई सारे ऐसे रिपोर्ट्स आए जो वहाँ पे जो शासक दल है जी, जो रूलिंग पार्टी है, उनके कार्यकर्ताओं के घर से भी इस तरह से असला बरामद हुए थे। तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि भाई चूंकि असला बरामद वहां से हुए थे तो वो भी आतंकवादी हैं? तो इस तरह को आप कहां तक लेके जाना चाहते हैं? केवल असला बरामद की बात नहीं है, मौजूदा गिरफ्तारियां जो मौजूदा तीनों लोगों की गिरफ्तारी के बाद जो पुलिस का एक्शन टेकन रिपोर्ट है, पुलिस का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें यहाँ तक कहा गया है कि जन्माष्टमी पे दही हांडी और गणेश पूजा, गणेश चतुर्थी की जो है उनको डिस्टर्ब करने के लिए फला शहरों में इनकी एक्टिविटीज हो सकती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एटीएस रिपोर्ट दे रही है, तो केवल इतना मामला नहीं है कि वहां पर केवल असला बरामद हुआ इसलिए आतंकवादी कह दिया जाए। भारतीय जनता युवा मोर्चा के भोपाल में लोग आईएसआई से कनेक्शन थे, 9 के 9 लोग अंदर पड़े हुए, लेकिन मीडिया का एक तबका उसको कभी नहीं उठाता। आपने बहुत अच्छा टॉपिक लिया है कि भाई एक तरफा हम किस तरह की बातें करते चले जा रहे हैं। समझौता एक्सप्रेस में सब लोग बरी हो गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस एनआईए अधिकारियों से हम पूछना चाहते हैं, जी ने कहा था अभी कि क्या उस पैमाने पर उसकी तुलना करना सही होगा? इस्लामिक आतंकवाद जिस तरह दुनिया भर में फैला है उसके मुकाबले आप ये भगवा आतंकवाद की तुलना क्या कर सकते हैं? क्योंकि वो जिस तरह का एक नेटवर्क और बड़ी संस्था और इंटरनेशनल फंडिंग जैसा काम चल रहा है, उसके आगे ये भगवा आतंकवाद और ये 2-4 संस्थाएं बहुत कम, या कैसे कहा जा सकता है कि मजाक है? देखिए, मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक स्टैंड है, किसी भी आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता है। मुद्दे की बात यह है कि आज आप केवल चिदम्बरम साहब ने ऐसा कहा था, आपने पार्लियामेंट में ऐसा कहा था, पुनिया साहब ने ये कहा था, राहुल गांधी ने ये कहा था कि ये हिंदू रेडिकलिज्म का ग्रुप है और लश्कर एक अलग बड़ा थ्रेट है। राहुल गांधी इज ऑन रिकॉर्ड इन जून 23, 2010 in Timothy Roger conversation which was widely reported by the media. Prime Minister मनमोहन सिंह ने लंच होस्ट जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने कहा था कि लश्कर तोयबा ऑन रिकॉर्ड इससे ज्यादा बड़ा थ्रेट भगवा आतंकवाद है। तो ये हिंदू आतंकवाद है, भगवा आतंकवाद नहीं, ऑन रिकॉर्ड है। राहुल गांधी ने हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन बीजेपी आरएसएस इनका काम है हमेशा देश को गुमराह करो। हम पूछ रहे 4.5 साल हो गए, जो बोला था मेरे पास 4.5 साल हो गए, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट अगर आपने बनाई हो, एक आतंकवादी को आपने सबसे बड़ा, भाई देखिए बीच में ऐसे बोलोगे 2-2 लोग तो कैसे काम चलेगा? मैं कह रहा हूँ आरएसएस को, भाई गॉडसे आरएसएस था क्या नहीं? आरएसएस क्या बात कर रहे हैं आप अपने पल्ला झाड़ रहे हैं? आरएसएस के लोग तो आज भी उनका मंदिर बनाने के लिए पड़े हुए कि उनका मंदिर बना आरएसएस जो वो सवाल उठा रहे हैं, 1 मिनट संदीप आप गॉडसे को आप क्या डिसोन करते हैं? आरएसएस के नहीं थे। एक सेकंड सर, गॉडसे को हमेशा इनका एक मिसाल दिया जाता है कि वो जो था वो क्या था, क्या वो हिंदू आतंकवाद नहीं था, क्या वो धर्म के नाम पर नहीं माना जाता? आप कह रहे हैं उनका आरएसएस से कोई लेना देना नहीं था, संबंध नहीं था, तो आप उनको डिसोन करते हैं पूरी तरह से। आज के समय में मैं केवल और केवल मात्र एक ही पॉइंट करके अपना बात खत्म करूंगा। जहां एक हिंदू कोई अरेस्ट होता है, जैसे इस केस में हुआ, आप हिंदू आतंकवादी के नाम दे देते हैं एक पूरे समुदाय को। 130 करोड़ की जनसंख्या में 100 से कह रहा है, एक सेकंड भाई साहब आप के साथ जुड़ा हुआ है, आप ही लोग कहते हैं वो कहा हिंदूवादी, उन्होंने ये नहीं कहा कि पूरा 100 करोड़ हिंदू यहाँ पे आतंकवादी है। जहाँ पे कोई दूसरे संप्रदाय का व्यक्ति अरेस्ट होता है, भले ही कितना घिनौना ये गोवंश रक्षा, वहाँ पे आप कहते हो कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। इससे बड़ा डुप्लीसिटी और क्या हो सकता है? ये गोवंश रक्षा समिति जैसी संस्थाएं जो है, अगर वो आप गोवंश की रक्षा कर रहे हैं तो उनके नाम पे मारना क्या वो भी आतंकवाद? एक सवाल ये भी उठ रहा है। अगर उस नाम पर ये एक गोवंश की रक्षा कर रहे हैं पर साथ साथ कोई और टेरर प्लॉट जैसा कि अभी रिपोर्ट में सामने आया है, अगर वो है तो वो क्या है? क्या वो आतंकवाद नहीं है? पुलिस जो एटीएस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये कहा है, अगर वाकई उस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की साजिश की जा रही थी तो उसको आतंकवादी कहा जाएगा। लेकिन एक बात मैं जरूर कह दूं कि हिंदू आतंकवाद शब्द मैं भी इससे सहमत नहीं हूं, लेकिन ये कोई अगर पकड़ा जाए तो 100 करोड़ हिंदुओं को कोई आतंकवादी कह देगा? ये कोई नहीं कह रहा है 100 करोड़ हिंदुओं को आतंकवादी, कोई नहीं कर रहा। अगर आप हिंदू टेरर बोलते हैं तो आप 100 करोड़ भारतीयों की 100 करोड़ हिंदुओं को आतंकवादी, सिखों ने क्या जो आतंकवादी पंजाब में हुआ आतंकवाद नहीं था क्या? वो कोई एक्सटेंड होगा, बस के अंदर से
उतार कर हिंदू इधर खड़े हो जाओ, 2004 से लेके 2014 तक यूपीए की जो सरकार थी, आपका केवल और केवल मुझे बताइए ना, पंजाब के अभी एक सेकंड वो अभी आप कर रहे हैं। वॉल्टर एंडरसन जो है, उन्होंने आरएसएस पे बहुत 50 साल काम किया है, एक बड़े लेखक, उन्होंने किताब लिखा है। अब वो जो किताब है आरएसएस अ व्यू टू द इनसाइड, वो उसमें वो एक बात कहते हैं कि हिंदुत्व वर्सेस हिंदुइज्म, ये भी एक टकराव सामने आ रहा है कि क्या है हिंदुत्व बनाम हिंदुइज्म। मैं चर्चा करूंगी इस पर कि कितना सही कितना गलत, इस ब्रेक के बाद हम लोग। गिरफ्तारी महाराष्ट्र एटीएस ने की है, जिसमें वैभव राउत हैं, शरद कलास्कर हैं और सुधान्वा घोंडेलकर। ये तीनों जो हैं, इनके वकील हमारे साथ हैं। धर्मराज जी मुंबई से जुड़ रहे हैं। धर्मराज जी, आप इस पर कुछ कहना चाह रहे थे? नगमा जी, जिस जांच एजेंसी की कार्रवाई के आधार पर इन तीनों को इम्प्लीकेट किया जा रहा है या भगवा टेररिज्म का नैरेटिव तैयार किया जाए, उस जांच एजेंसी की क्रेडिबिलिटी पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। मालेगांव 2006 में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें मुस्लिम अक्यूज थे। उसमें एटीएस के ऊपर आरोप लगाया कि एटीएस ने एक्सप्लोसिव प्लांट किए हैं। मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट 2008, जिसमें हिंदू अक्यूज्ड हैं, वहां पे एनआईए ने बाद में इन्वेस्टिगेशन की। एनआईए की फाइंडिंग ये आई कि एटीएस ऑफिसर्स ने सुधाकर चतुर्वेदी, जो मालेगांव 2008 में अक्यूज्ड है, उसके घर पे एक्सप्लोसिव प्लांट किया। तो ऐसी जांच एजेंसी की रिपोर्ट और उसकी इन्वेस्टिगेशन पे क्या रिलाई किया जा सकता है? एटीएस को आप विश्वास ही नहीं करते। एटीएस, विनोद अग्निहोत्री जी, जांच एजेंसी की विश्वसनीयता पर आपने भी सवाल उठाया था। एटीएस की विश्वसनीयता पर सवाल उठा पर मामला अभी वो जांच एजेंसी है। सारी जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहा हूं। मैं तो सीबीआई की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता हूं कि वही सीबीआई नरसिम्हा राव के टाइम में अडवाणी जी के खिलाफ चार्जशीट फाइल करती है, और जब वाजपेयी जी की सरकार आती है तो बिल्कुल उल्टी चार्जशीट फाइल करती है। इंस्टीट्यूशन वही है। अब लोग बदल जाते हैं, तो मेरी तो ये समझ में नहीं आता जी, ये सिर्फ एटीएस नहीं है, तमाम एजेंसियों के साथ है। सरकार बदलती है, फाइंडिंग्स को बदल जाती है। वैसे फाइंडिंग्स भी बदलती है। अगर वाकई वो है तो जो फाइंडिंग्स वो रहनी चाहिए, सरकार कोई भी रहे। बिल्कुल। और अगर एटीएस इस मामले में आप विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं, तो फिर दूसरे किसी भी मामले में विश्वसनीयता पर सवाल उसके उठेंगे, चाहे जो आरोपी है वो किसी भी धर्म के हों। आप में से किसी का सवाल है इस पे? जी, ये मेरा सवाल अग्रवाल सर से है। हाँ। कि हमारे देश में दो पंथियां हैं, वामपंथी और दक्षिणपंथियां। वामपंथी को ज़्यादा खतरनाक माना जाता पहले, लेकिन अब समय बदलने के बाद दक्षिणपंथी को ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। सर, क्यों माना जाता है? इसका कारण दक्षिणपंथी को खतरनाक आप मान रहे हैं, उनका कहना है कि माना जाता ही नहीं माना जाना चाहिए। आप मानते हैं दक्षिणपंथी खतरनाक होते जा रहे हैं? मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है कि असीमानंद के केस में एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने साफ तौर से कहा कि आरएसएस से जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति सांप्रदायिक है, फिर आप आरएसएस को बार बार सांप्रदायिक क्यों बताते हैं? और दूसरी बात की आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो फिर रमजान में ही सीज फायर क्यों किया जाता है जम्मू कश्मीर में? आतंकवाद जो है वो कई प्रकार का होता है। आतंकवाद होता है लिबरल टेरर, आतंकवाद हो सकता है मुस्लिम टेरर, आतंकवाद हो सकता है जर्नलिस्ट टेरर, आतंकवाद हो सकता है बॉलीवुड टेरर, और आतंकवाद हो सकता है कांग्रेस टेरर। तो हिंदू टेरर अब अगर आप ऐड कर दीजिए, हिंदू टेरर नहीं होगा ना, इसलिए क्योंकि उसके केसेस नहीं है हमारे पास। वो इसलिए क्योंकि इस्लाम टेरर भारत नहीं बात करता है। इस्लामिक टेरर जो है वो ग्लोबल कम्युनिटी बात करती है। पॉलिटिकल टेरर भी इंक्लूड कर लेते हैं, बिल्कुल पॉलिटिकल टेरर। अब देखें लिबरल टेरर। लिबरल टेरर जब हमारी आर्मी में कोई मरता है हमारे फ्रंट पे हमारी रक्षा करते हुए, तो बात नहीं करता है। लेकिन नहीं, मैं स्वरा भास्कर की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं उस पे बॉलीवुड टेरर की बात कर रहा हूं। स्वरा भास्कर ने ऊना के इंसिडेंट के बारे में ट्वीट किया या स्वरा भास्कर ने आर्मी के बारे में ट्वीट किया? जब 26/11 का मसला हुआ था, विलास राव देशमुख कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र में, वो जो साइट विजिट करने जाते हैं, ऑन रिकॉर्ड है, एनडीटीवी ने भी दिखाया था और बाकी सभी चैनलों ने दिखाया था, ऑन रिकॉर्ड है, वो फिल्म प्रोड्यूसर्स के साथ जाते हैं। समझ रहे हैं आप? तो क्या है, जब हम टेरर की बात करते हैं तो एक ये मिलीजुली साजिश क्लियर दिखती है। ठीक है, आपके हिसाब से ये है कि बहुत तरह के टेरर हैं, लेकिन टेरर हिंदू टेरर नाम का हो ही नहीं सकता। आप आरएसएस को क्यों आतंक से जोड़ते हैं? सवाल था जी। असीमानंद का तो ऑन रिकॉर्ड वहां पर कन्फेशन है, मैं आतंकवादी हूं, मैं इसमें लिप्त रहा हूं। अब एनआईए ने असीमानंद के बयान को भी क्यों बदला, ये तो मोदी सरकार बता सकती है। दूसरा, इन्होंने प्रश्न उठाया सीज फायर का कि रमजान में ही क्यों होता है, तो ये सवाल तो आपको मोदी जी से पूछना चाहिए, राजनाथ जी से पूछना चाहिए। गृह मंत्रालय ने परमिशन दी कि हम 1 महीने तक अपने जो फौजी हैं उनको आतंकवादियों के सामने धकेल देंगे, क्योंकि ये कपटी राष्ट्रवाद इसी को कहते हैं। अगर ये काम बीजेपी की जगह कांग्रेस की सरकार ने कर दिया होता तो कहते देखिए मुस्लिम परस्ती हो गई, देखिए हिंदुओं को मार दिया, 100 करोड़ लोगों को मार दिया, पाकिस्तान के पैरों में लेट गए। सीमानंद जी,
एक ऐसे व्यक्तित्व जो कि अपने जीवन काल के एक बहुत बहुमूल्य समय वहाँ गए जहाँ पे कोई सरकारी तंत्र नहीं था, ट्राइबल्स के बीच में जाके काम किए, वहाँ पे शिक्षा के लिए काम किए, उनको अगर अरेस्ट किया जाता है और कन्फेशंस किस तरह से होता है हमको पता है इस देश में, और वो कन्फेशन को अगर यहाँ पे आधार माना जाता है और उसके बाद जो एक कोर्ट की वर्डिक्ट आती है जिसमें उनको बाइज्जत बरी किया जाता है। चलिए हम आप ही की बात मान लेते हैं कि वो आलोक जी मैंने टोका नहीं, आपको टोका नहीं, यही चुपता है, यही है। तो उनको जो कन्फेशन नहीं, आपको मैं ये प्रश्न पूछता हूँ कि 2006 से 2008 से 2014 तक आपकी सरकार क्या कर रहे थे? आप अगर यहाँ पे उंगली उठा रहे हैं 4 साल में अगर वो क्या कर रहे थे तो दोषी कौन है? दोषी कौन है वो पता करिए ना। अगर आप किसी को इम्प्लीकेट करते हैं, अरे भाई साहब मोदी साहब की सरकार है, मोदी सरकार क्यों 10 साल की सरकार 4.5 साल में उनको क्लीन चिट दे दिया। सोनिया माइनो अगर नहीं कर पाई 10 साल में, अब 4.5 साल सरकार हो गई। आप मेरी बात समझौता एक्सप्रेस में इतने लोग मारे थे, कौन जिम्मेदार? मेरा सवाल बीजेपी के नेता से है। सर, इससे पहले जो जर्नलिस्टों की मौत हुई, चाहे वो गौरी लंकेश हो या पानेसर हो या कलबुर्गी हो, उसमें भी जो आरोपी थे उनका सनातन संस्था से जुड़े होने का सवाल आया है, और आज जो घटना हुई है उसमें भी सनातन संस्था से जुड़े हुए हैं। तो क्यों सनातन संस्था पे कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है? क्यों उन्हें बैन नहीं किया जा रहा है? आप सनातन संस्थान से जुड़े हुए हैं, मैं अभी एसएचओ को बोल के एफआईआर लिखवा के आपको अरेस्ट करवा देता हूं। आप बन गए क्या आरोपी? आप आरोपी है ना, आप गुनाहगार बन गए क्या? इसी को कहते हैं राजनीतिक साजिश मेरे मित्र। तो सारी कुछ राजनीतिक साजिश है। अगर सनातन संस्था या किसी और ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोगों के ऊपर कार्रवाई हो तो वो राजनीतिक साजिश है। अग्निहोत्री साहब, भाई मैं कह रहा हूं सिलेक्टिव क्यों हो रहे हैं? तो ये दोनों तरह से राजनीतिक साजिश होती होगी ना। मेरा कहना सब पे लागू है। आप प्रश्न करिए, उत्तर देने के लिए तैयार हैं। सनातन संस्था जिसका नाम कलबुर्गी हो, गौरी लंकेश हो, इन तमाम लोगों के इसमें आया, उसके बारे में क्या जानकारी है? किस तरह की संस्था है? उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये कह रहे हैं कि ये तरह की राजनीतिक साजिश है। ये देखिए, आरोपी हैं सिर्फ लोग। संस्था के बारे में जितनी जानकारी है अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम लोगों को मिलती है कि वो अपने को हिंदुत्ववादी संस्था मानते हैं, और वो ये जो हार्डकोर हिंदुत्व है उसको लेकर के वो काम कर रहे हैं। अब उसको आरएसएस अपने नजदीक मानती कि नहीं मानती, क्योंकि ये भी हिंदुत्ववादी है। ये तो हाँ, तो ठीक है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ कौन है ये? हम हिंदुत्ववादी नहीं है, आरएसएस राष्ट्रवादी है, फर्क है उसके अंदर। हिंदुत्ववादी नहीं होते हैं, हिंदुइज्मवादी होते हैं। बता दीजिए, हिंदुइज्मवादी राष्ट्रवादी होते हैं। हिंदुत्व की बात करते हैं, मुस्लिम रक्षा मंच भी मुझे मत समझाइए। जब आपकी हिस्सा नहीं है वो, मुझे हिंदू तो मालूम है, मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, मैं भी हूँ। विनोद जी, एक सेकंड मैं पूछ रही हूँ कि फिर जब आपका वो एक सेकंड जब आपका वो हिस्सा नहीं है तो आप लोग क्यों उनके बचाव में? फिर सनातन संस्था कौन है? इससे जुड़े लोग किसी की हत्या कर रहे हैं, कौन है ये? जो एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है कि कोई भी संगठन इस तरह का होता है और उसको आरएसएस के साथ यहाँ के तमाम लोग हैं, वो चाहे मीडिया में हो चाहे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल हो, सीधे तौर पे आरएसएस के साथ जुड़ते हैं। आरएसएस के से लेना देना नहीं है, इससे कुछ लेना देना नहीं। ओके। जहां तक आप कह रहे हैं कि भाई आप उसको डिफेंड क्यों कर रहे हैं, मैं डिफेंड उस बात को कर रहा हूं कि जो सैफ्रन टेरर की बात कर रहे हैं, हिंदू टेरर की जो बात कर रहे हैं, उसके बारे में समझाना चाहता हूं। जिसको समझ में आता है वो समझ जाए। ओके, ठीक है। आपने कहा कि वो किसी कोर्ट को वर्डिक्ट आ गया है क्या? कोर्ट की वर्डिक्ट आ गया। आपसे किसी और का सवाल है? एटीएस कह देगी तो एटीएस कोर्ट है, एटीएस कोर्ट है, आपकी सरकार है, उसको सस्पेंड कैसे करेंगे? ये कांग्रेस की सरकार नहीं है कि किसी को भी सुबह उठा के रात के 12 बजे जाके इमरजेंसी लग गई है उसको उठा के ले जाएंगे और ट्रायल नहीं करेंगे। मुझे लग रहा है कि आप गंभीर बात नहीं करें, आप दुकानें बना करके आप मनोवैज्ञानिक आतंकवाद को आप यहां से जन्म दे रहे हैं। एक नए तरह के आतंक की बात आई है, मनोवैज्ञानिक आतंक, जो आरोप है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इसको लोगों के ऊपर थोप रही है। एक और आतंकवाद, और मेरे ख्याल से सही है। साइकोलॉजिकल आतंक जो है वो बहुत, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इसको फैला रही है। हिंदुत्व वर्सेस हिंदुइज्म जो है, क्या ऐसा कोई टकराव अब आपको दिखाई दे रहा है? और सवाल यह है कि क्या भगवा आतंक नाम की कोई चीज या हिंदू आतंक नाम की कोई चीज, विनोद अग्निहोत्री साहब आपसे शुरू करना चाहती हूं, आपको दिखाई दे रही है? क्या राइट विंग टेरर जैसी कोई चीज है या अतिशयोक्ति है इसको बोलना? नहीं, मुझे लगता है अभी इस चीज को बोलना अतिशयोक्ति है किसी इक्का दुक्का घटनाओं से, कि कोई इस तरह से कोई, क्योंकि देखिए मेरा भी मानना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो कोई आतंकवादी संगठन नहीं, मैं भी नहीं मानता हूं। और इसलिए जो है महापात्रा जी से मैं खाली यही पूछ रहा था कि भाई उनको आप डिसोन कर रहे हैं, करिए, अच्छी बात है। लेकिन ये छुटपुट जो संस्थाएं हैं जिन पर बार बार एटीएस और पुलिस
उंगली उठाती है, और अभिनव भारत और ये सनातन संस्था, इस तरह की संस्थाएं कुछ छोटा जन्म ले रही हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी ओर ध्यान देने की जरूरत सरकार को है। वो चाहे केंद्र की मौजूदा सरकार हो या पिछली सरकार रही हो या आगे भविष्य में जो भी सरकार आए, उसको जरूरत है। लेकिन एक बात में, एक नैरेटिव इस देश में गढ़ा गया था कि सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान होता है, ये एक नैरेटिव बनाया गया था। तो मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि आतंकवादी, जैसा कि इन्होंने कहा, नक्सलवादी भी आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, आप उसको उग्रवाद कर लीजिए, उसमें सारे मुसलमान नहीं हैं। अल्फा में मुसलमान नहीं थे, आपके बोडो में मुसलमान नहीं थे, आपके जो है लिट्टे में मुसलमान नहीं थे, उनके वो हिंदू आतंकवादी नहीं थे, बट अपने अपने कारणों से आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त थे अपनी संस्थाओं से। इस्लामिक आतंकवाद का जो नैरेटिव है, ये अमेरिका ने गढ़ा है, जिसकी बात कर रहे हैं, और ये बाकायदा तय करके गढ़ा गया है। एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की जो थ्योरी आई दुनिया को बांटने के लिए, उसके तहत गढ़ा गया। और इस्लामिक आतंकवाद का सबसे ज्यादा शिकार तो मध्य पूर्व के देश हैं, सबसे ज्यादा मुसलमान मरे हैं वहां इस्लामिक आतंकवाद में। IS ने सबसे ज्यादा किसको मारा है? कुर्दों को मारा होगा, शियाओं को मारा होगा, जिनको मारा होगा सारे मुसलमान मारे गए हैं। तो सबसे ज्यादा शिकार तो वहां हमारे यहाँ तो कश्मीर में आतंकवाद था, लश्कर तैयबा और ये जो संस्थाएं थी आपकी जैश ए मोहम्मद, वो भारत के व्यापी नहीं था, लेकिन बाद में ये जो है धीरे धीरे जो है उसका प्रभाव भारत में भी हुआ कश्मीरी आतंकवाद के जरिए। पहले मैं धनराज जी आपसे जानना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो एक विस्तृत इंटरव्यू दिया, उसमें फिर ये बात कहा है कि किसी भी रूप में, किसी भी वजह से किसी को मारना, अगर आप गाय की रक्षा के नाम पर ही मार रहे हो, तो भी ये कबूल नहीं किया जाएगा। बावजूद इसके, जैसे गोवंश रक्षा समिति जैसी संस्थाएं जिनसे अभी आपके जो क्लाइंट हैं वो जुड़े हुए हैं, वो यही कर रहे हैं कि आक्रामक तरीके से गोरक्षा जो होती है वो कर रहे हैं। क्या उसको आतंकवाद मानेंगे आप? वैभव राउत पे जो आरोप है कि वो आक्रामक तरीके से गौरक्षा करते हैं, वो पूरे लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल वे में उन्होंने किया है। वो कंप्लेंट करते हैं, जो गौ हत्या होती है उनकी कंप्लेंट करते हैं पुलिस स्टेशन में, और ये 5-7 साल से वो करते आ रहे हैं। इसके कारण जब वो प्रशासन उनसे प्रॉब्लम हो गई, बकरा ईद के टाइम पे, हर समय बकरा ईद के टाइम पे 1 महीने पहले प्रशासन उनको नोटिस दे देता था कि आप इस जिले से बाहर जाइए, क्योंकि बकरा ईद के दौरान जब आप गौवंश की हत्या के ऊपर कंप्लेंट करते हैं तो मुसलमानों को उससे परेशानी होती है, इसके कारण तनाव पैदा होता है, उसके कारण आप महीने भर जिले में मत रहिए। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि उन्होंने कोई भी हिंसात्मक तरीका अपना के गौवंश हत्या को रोकने प्रयास नहीं किए हैं। वो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल वे में एजिटेशन ऑर्गेनाइज करके, लोगों को सेंसिटाइज करके, कंप्लेंट वगैरह करके, इन तरीकों से वैभव राउत ने देश भर में हिंसक तरीके से गोरक्षा जो हो रही है उस पर प्रधानमंत्री बार-बार कह रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, फिर उन्होंने कहा। लेकिन लगता है वैभव जी और संदीप महापात्रा की जो मंत्री हैं वो इस बारे में सीरियस नहीं है, या बीजेपी के जो नीचे के काडर हैं या RSS से जुड़े लोग हैं। अब तो कबूलनामा भी टेलीविजन पे सामने आ चुका है कि किस तरह से मानते हैं कि गोरक्षा के नाम पे लोगों को मारा है। क्या वो एक तरह का हिंदुत्व के नाम पे आतंकवाद है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? अगर गोवंश की रक्षा कर रहा है, हाँ, और कानून के दायरे में कर रहा है, उसका वो हक है। नहीं, मारना तो कानून के दायरे में नहीं हो सकता। वही मैं कह रहा हूं। और RSS ने कभी इस तरह के लोग जो कानून अपने हाथ में लेते हैं, RSS या संघ का किसी का स्टेटमेंट नहीं देखा होगा आपने। अगर मीडिया में इस तरह के भ्रम फैलाए, पर उनको इस तरह का, वो किस तरह फिर जुड़े रहते हैं और कहते हैं कि हम RSS के साथ जुड़े रहते हैं, RSS की विचारधारा के साथ। अगर कोई कह देगा तो क्या मान लेंगे क्या आप? तो वो तो फिर ISIS के साथ भी है कि लोग कहीं से कह देते हैं कि हमने इस नाम पे मारा, लेकिन उससे जुड़े तो नहीं। रक्षा की आप जब बात कर रहे हैं तो गो तस्करी के बाद भी आप करिए। गो तस्करी के जब आप बात करेंगे, यहां से 100 किलोमीटर दूर बीजेपी की एक कार्यकर्ता, VHP की एक कार्यकर्ता, दलित कार्यकर्ता को गोवंश जो तस्करी करते उन्होंने हत्या की थी पिछले 1 वर्ष पहले। कितने मीडिया हाउसेस के दिल्ली में बयान नहीं आता है वैभव जी, लेकिन कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि एक तरह से कहीं ऊपर से समर्थन है, क्योंकि लोगों को इतनी हिम्मत कैसे आ रही है कि बार-बार मारते हैं गोरक्षा के नाम पर लोगों को, और फिर कहते हैं कि अगर ऐसा होगा तो हम मारेंगे। ये तो आपने देखा है, गोरक्षा के नाम पर जब प्रधानमंत्री मना भी कर रहे हैं बार-बार, बावजूद इसके कहीं से तो हिम्मत आती है ना। हिम्मत ऐसा है कि गोरक्षा के नाम पर यदि आप अपने निजी स्कोर सेटल कर रहे हैं या आप किसी की हत्या कर रहे हैं, किसी को चोट पहुंचा रहे हैं, तो वो निजी मैं उसकी कड़ी निंदा आप करेंगे और बच जाएंगे। करेक्ट, मैं उसकी कड़ी निंदा कर रहा हूं, लेकिन आप इसका जो आधार है वो देखिए। ये भी तो धर्म के नाम पर है, क्या ये आतंक है? एब्सोल्युटली। सो मैं इसका जो आधार है, आप यदि उसको देखेंगे तो आप स्वयं ये समझ जाएंगे कि इस देश की नागरिक की हैसियत से जब मैं इस पूरी कार्रवाई को देखता हूं
तो मैं कांग्रेस की ओछी राजनीति जो धर्म के नाम पर देश के बंटवारा करने के बाद बारे में होती है, मैं कांग्रेस को देश के नागरिक की हैसियत से चेतावनी देना चाहता हूं संभलने के लिए कि वो संभल जाए, देश को बांटने की कोशिश ना करें, नहीं तो नागरिक और भाजपा मुंह तोड़ जवाब देगी। ठीक है, आप लोगों ने देश को बांटने की जो कोशिश की है उसी के नतीजे आज ये माहौल बना है। चोरी देने वाले 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराने वाले आज राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। मुद्दे की बात आपने कही, हिंदुत्व और हिंदुइज्म में क्या फर्क है? हिंदुत्व बहुत व्यापक चीज है और जिस तरह से उसका दुरुपयोग किया जा रहा है उसको हम कपटी हिंदुत्व कहते हैं। गाय, गऊ, गंगा, गीता जो हिंदू प्रतीक हैं, इनके नाम पर वोट मांगिए, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, उसके लिए एक कानून मत बनाइए, राष्ट्रव्यापी कानून मत बनाइए। 4 बार मोदी जी ने 4 साल में कहा गौरक्षकों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने पहले कहा कि हर जगह पर एक डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर होना चाहिए, वो केंद्र सरकार नहीं बनाएगी। 143 घटनाएं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 143 घटनाएं हुई। नहीं, वक्त नहीं है, संदीप जी को जवाब देने दीजिए और आखिरी कमेंट आपसे। 26 में से 23 राज्यों में कांग्रेस ने गोवध पर प्रतिबंध लगाया। बीजेपी के दोनों साथी बैठे हैं, एक राज्य का नाम बताएं। आप एक कानून जो आपने गाय की रक्षा के लिए बनाया हो 4.5 साल में, वो बताइए उसका नाम। हिंदुत्व और हिंदुइज्म में टकराव आप देखते हैं, ये एक बड़ी चुनौती है, चाहे वो बीजेपी या आरएसएस के लिए हो, और जो विजिलेंटिज्म है उसको काबू करना, क्योंकि आप सब कहते हैं कि हम कबूल नहीं करते लेकिन उसको रोक नहीं पा रहे हैं। ये चुनौतियां हैं आपके सामने। हिंदुत्व और हिंदुइज्म नहीं, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई आपने कोई? जी, एक सेकंड आखिरी सवाल जब अब इसका मैं पूछ रही हूँ कि हाँ जी, वाल्टर एंडरसन जी ने अपने, वो लेखक हैं, वो एक रिसर्चर हैं, अपने रिसर्च के बेसिस पे कुछ लिखा है, परंतु अगर सही मायने में किसी को समझना है तो हिंदुत्व और हिंदुइज्म में कोई अंतर नहीं है। पर हिंदुत्व के नाम पे जिस तरह का देखिए वो एक नैरेटिव बना जा रहा है। हिंदुत्व एक समावेशी कॉन्सेप्ट है, हिंदुत्व एक समावेशी कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि भारतवर्ष के जो लोग हैं सब एक हैं, एक तरह के जो कल्चरल इंटीग्रिटी है वो रहना चाहिए। ठीक है, परंतु जो उसको अगर समझना नहीं चाहते हैं और उसको एक नेगेटिव हिंदुत्व एक समावेशी कॉन्सेप्ट है, वो बंटवारा नहीं करता। एक राजनीतिक विचारधारा है जो सावरकर ने जिसका प्रतिपादन किया था, उससे पहले हिंदुत्व शब्द इस देश की किसी धर्मग्रंथ में नहीं है। हिंदू जो है वो एक व्यापक जीवन शैली है, एक व्यापक आस्था है, एक व्यापक विषय है, जिसमें तुलसीदास भी है और जिसमें विवेकानंद भी है। बिल्कुल, इसी बात के साथ मैं यहाँ पर इस बहस को खत्म करूंगी। लेकिन ये जो बहस है कि क्या आतंकवाद अलग अलग रंगों में बढ़ता जा रहा है, और जैसा किसी ने कहा कि अब इसमें मनोवैज्ञानिक आतंक भी जोड़ दीजिए, क्योंकि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने समय के हिसाब से यही शायद लोगों पर लाद रही हैं। लेकिन कहने में ही अच्छा लगता है और ये मानना भी चाहिए, और शायद आम लोग मानते भी हैं कि आतंकवाद का रंग नहीं होता अगर इसको राजनीतिक रंग ना दिया जाए तो। धन्यवाद आप तमाम लोगों का इस बातचीत के लिए।